हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद मी प्रीति बोरा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं पॉलिटिकल थ्योरी का कोर्स करा रही हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। तो दोस्तों, इन सारे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट से रेगुलर अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कोई भी मैं वीडियो डालूँ वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो 1 मिनट पॉज करके ये स्लाइड देख सकता है। इसमें मैंने वो सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं जो इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मैंने कवर किए हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था मार्क्सिज्म, उसमें डायलेक्टिकल एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, एलियनेशन, क्लास स्ट्रगल एंड सरप्लस वैल्यू। तो उसी को हम आगे लेके जाते हैं आज मार्क्सिज्म की दूसरी पार्ट में, जिसको हम हिंदी में मार्क्सवाद भी बोलते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर से। देखिए, पहले मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देती हूँ, फिर ये जो लिखा हुआ है ये टेक्निकल वर्ड्स में समझेंगे हम। सिंपल वर्ड्स में बेस और सुपर स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, कोई भी इकोनॉमी जब चलती है ना, तो प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे सोर्सेज चाहिए होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स। ठीक है, ये सारी वो चीजें होती हैं जिसके द्वारा हमारा प्रोडक्शन होता है, और लेबर भी इसी में ही काउंट होता है। तो ये सारे होते हैं कि इकोनॉमी का जो बेस होता है कि क्या आपको रॉ मटेरियल चाहिए, क्या आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्या टेक्निक्स हैं, ये सारे। ठीक है, तो अगर हम इस सेंस में बात करें तो मार्क्स के हिसाब से जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन थी ना, जैसे रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज और टेक्निक, ये फंडामेंटल यानी कि की डिटर्मिनेंट्स थे किसी भी डेवलपमेंट के। और ये जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन थी ना, इसी के द्वारा एक चीज होती थी कि रिलेशन पता चलते थे प्रोडक्शन के। देखिए, हमें पता है कि जो मार्क्सिज्म है वो पूरा एक ही चीज पे बेस्ड है कि क्लास डिफरेंशिएशन की। क्लास होती है तो उनमें डिफरेंशिएशन होती है। तो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कैसे, देखिए, जो बुर्जुआजी है वो ओन करेंगे सारी प्रॉपर्टी, सारे कैपिटल, सारे मींस ऑफ प्रोडक्शन। बट जो प्रोलेटेरिएट है उनके पास क्या है, उनके पास है लेबर एज अ पावर, जो कि वो सेल करते हैं सर्वाइव करने के लिए, एंड उससे निकलती है प्रोडक्शन। ठीक है, तो उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा लेबर लॉज इतने अच्छे नहीं थे, उनकी सिचुएशन वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं थी, उनको इतने बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, तो इसलिए ना कहीं वो एक्सप्लॉइट होते थे। तो इनके बीच में जो रिलेशन थे ये सारे, वो कैसे डिटरमाइन होते थे, वो डिटरमाइन होते थे ओनरशिप के हिसाब से, कि जो बुर्जुआजी थे उनके पास ओनरशिप थी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, एंड प्रोलेटेरिएट के पास नहीं थी। अब देखिए, ये प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। अब इसमें जो इनका जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का सेंस है ना, वो ये नहीं है कि आप रहने के लिए मकान मत लो, बट ये उस प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है जो कि प्रोडक्टिव है। यानी कि जैसे समझ लो फैक्ट्री है, वहां पे काम होगा तो कुछ प्रोडक्शन निकलेगी एंड उसके से प्रॉफिट निकलेगा। तो ये मानते थे कि जो प्रॉफिट है वो डिवाइड होना चाहिए। अब ये जो फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, इससे क्या होता है कि जो ये रिलेशन बनते हैं, रिलेशन से क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। लाइक बुर्जुआजी प्रोलेटेरिएट पे डिपेंड है क्योंकि उनको प्रोडक्ट देंगे, एंड प्रोलेटेरिएट बुर्जुआजी पे डिपेंडेंट है क्योंकि वो उनको वेजेस देंगे। और ये सारे बहुत सारी प्रोडक्शन फोर्सेस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में। और यही जो रिलेशन है, देखिए, जो बेसिक मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे बेस होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, एंड जो ये रिलेशन बन के आता है, देन उसके हिसाब से सोशल रिलेशन डिसाइड होते हैं, कैसी ओनरशिप है वो डिसाइड होती है। ये होता है हमारा सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो कि डिपेंडेंट होता है इकोनॉमिक फाउंडेशन पे। अब बात कर लेते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। देखिए, मार्क्स का मानना था कि ये जो रेवोल्यूशन है ना, ये जो क्रांति के द्वारा हम कैपिटलिज्म को सोशलिज्म वाली सोसाइटी में चेंज करेंगे, तो इनके हिसाब से ये सिर्फ प्रोलेटेरिएट कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास वो पावर है कि उनको जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। इनका मानना था कि पीजेंट क्लास है वो बहुत ही काम क्लास होती है, बट देखा जाए तो माओ जेडोंग ने उनको गलत भी साबित किया था जब उन्होंने पीजेंट रेवोल्यूशन के द्वारा चाइना में पूरा ये सिस्टम रिवर्स किया था और सोशलिस्ट सोसाइटी बनाई थी। ठीक है, तो इसमें मार्क्स का कहना था कि जब भी एक ट्रांजिटरी स्टेट होती है ना, ट्रांजिटरी मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कन्वर्ट होना, ठीक है, कन्वर्जन कैपिटलिस्ट से कम्युनिस्ट सोसाइटी में। तो इनका मानना है ये जो पीरियड होता है ना, रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन। अब इन्होंने रेवोल्यूशनरी क्यों, क्योंकि ये इसी में ही बिलीव करते थे कि रेवोल्यूशन करेंगे प्रोलेटेरिएट, फिर बुर्जुआजी के अगेंस्ट, एंड बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरिएट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहेगी क्योंकि क्लास ही हटा देंगे, एंड जब डिस्टिंक्शन ही नहीं रहेगी तो कौन किस पे रूल करेगा, तो कोई एक्सप्लॉइट नहीं होगा। तो मतलब बेसिकली इनकी थ्योरी ये थी। तो ये जो रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, और सारी जितनी भी
पॉलिटिकल ट्रांजिशन पीरियड है ये सब। इसमें स्टेट क्या होगा, स्टेट कुछ नहीं होगा, स्टेट कुछ टाइम बाद स्टेट की भी जो रेलेवेंस है ना वो खत्म हो जाएगी। मतलब एक ऐसी सोसाइटी बन जाएगी इनके हिसाब से जो पहले क्लासलेस बनेगी एंड उसके बाद स्टेटलेस बनेगी। तो स्टेट इसमें इतना बड़ा रोल नहीं कर प्ले करती, बट रेवोल्यूशनरी डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट। देखिए डिक्टेटरशिप क्यों बोल रखा है, डिक्टेटरशिप इसलिए बोल रखा है कि ये जो देखो प्रोलिटेरिएट है, ये एक तो इसको रेफर करके बोल रखा है कि इनकी जो क्लास है यही डिक्टेट करेंगी टर्म्स, एंड किस हिसाब से, रेवोल्यूशन के हिसाब से। तो इन्हीं का बड़ा रोल है इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में इनके हिसाब से, ठीक है। फिर और ये कैसे आएगी, ये तभी आएगी जब सक्सेसफुल सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होगा। किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट बुर्जुआजी स्टेट। क्योंकि हमेशा कोई स्टेट है ना वो बुर्जुआजी को ज्यादा प्रेफरेंस इसलिए देती है बिकॉज इकोनॉमी पूरी डिपेंडेंट है। तो डिक्टेटरशिप का प्रिंसिपल टास्क क्या है इनके हिसाब से, इसका प्रिंसिपल टास्क है, मतलब मेन टास्क है कि एक ऐसी सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना जहाँ पे जो इकोनॉमिक लाइफ है ना सोसाइटी की, इसमें नई इकोनॉमी हो। मतलब इनके हिसाब से क्या था कि जो प्रॉफिट, जो सरप्लस आए वो भी सब में डिस्ट्रीब्यूट हो, एंड ओनरशिप स्टेट के पास हो। स्टेट डिसाइड करे कितना प्रोड्यूस करना है, कोई भी चीज क्या प्रोड्यूस करना है, किस में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होना है, ये सब स्टेट डिसाइड करे, एंड उसका सोल बेसिस क्या हो कि पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये वैसी वाली सोसाइटी चाहते थे। और इसमें इन्होंने कहा भी था कि द पावर ऑफ द वर्किंग क्लास टुगेदर, यानी कि वर्किंग क्लास की साथ में जो पार है ना विद ऑल अदर वर्किंग पीपल डिस्ट्रॉय, वो वही एकलौता कैपिटलिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकती है और एक नई सोसाइटी बना सकती है जहाँ पे कोई जो क्लासेस है हॉस्टाइल क्लासेस ही ना रहे। क्यों ना रहे, क्योंकि जब क्लासेस ही नहीं रहेंगी तो कौन सी क्लास किस पे लड़ेगी, क्योंकि जब सब एक ही हैं तो ना कोई किसी से लड़ेगा ना कोई किसी को एक्सप्लॉइट करेगा। और एक बार ये क्लासलेस सोसाइटी बन जाए ना, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद धीरे धीरे जो स्टेट का रोल है ना वो भी खत्म हो जाएगा, एंड वो धीरे धीरे डिसअपियर, मतलब बिल्कुल ही कंप्लीटली गायब हो जाएगी, और ऐसे बनेगी हमारी एक क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। तो ये थॉट्स थे मार्क्स के ऑन डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट। अब बात करते हैं मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की। तो देखिए बहुत सारे मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स निकल के आए, बिकॉज जो मार्क्स की जो थ्योरी थी ना, मैंने बताया था जब वो लेनिन ने भी यूज करी एंड माओ जेडोंग ने भी यूज करी, तो उसमें कुछ चेंजेस करके यूज करी, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसे ही नहीं यूज करी, बिकॉज थ्योरी और प्रैक्टिस में थोड़ा अंतर होता है। आपको थ्योरी को प्रैक्टिस करना पड़ता है, देन प्रैक्टिस करते समय पता चलता है कि इसमें ये कमियां है, देन उसको फर्दर रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स मैं बताती हूँ। देखो, नियो मार्क्सिज्म, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, एनालिटिकल मार्क्सिज्म, मार्क्सिस्ट ह्यूमनिस्ट, पोस्ट मार्क्सिस्ट एंड मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट। इस वीडियो में ये सारे मैं थोड़े डिटेल में डिस्कस करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नियो मार्क्सिज्म से। तो नियो मार्क्सिज्म हम सबने बहुत सुना है। तो मार्क्सिज्म के तो आइडियाज अभी तक आपको सारे मैंने डिटेल में बता दिए। तो ये नियो मार्क्सिज्म क्या है, नियो होता है कि किसी चीज को जब वो चीज वो वापस आती है ना कुछ टाइम बाद, बट बिल्कुल ही अलग, डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है बट जो उसकी आइडियोलॉजी होती है वो मोरलेस थोड़ी सेम होती है। तो ये शुरू हुई 20th सेंचुरी में। जो मार्क्स की अर्ली राइटिंग थी ना, जब उन पे फ्रेडरिच एंजल्स का कोई इम्पैक्ट नहीं था, मतलब जब मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल्स मिले तो उन्होंने डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म की तरफ अपना रुख किया। कि डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही है। एंड तब इनकी जो अर्ली राइटिंग्स थी वो थी डायलेक्टिकल आइडलिज्म में। देखिए डायलेक्टिकल मैंने बताया था थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, एंड आइडलिज्म वो चीज होती है, ऐसी आइडियोलॉजी होती है जब आप रूल्स को और प्रिंसिपल्स को ज्यादा फॉलो करते हो रादर देन आप प्रैक्टिकलिटी को देखो। और जो मैक्स वेबर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एंड ब्यूरोक्रेसी की थ्योरीज में। तो इनकी एक थ्योरीज थी जैसे सोशल इनइक्वालिटी को लेके, ये मानते थे कि स्टेटस एंड जो पावर है उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि सोशल इनइक्वालिटी कैसे होती है, मतलब असमानता कैसे होती है किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी पे। तो इस वाली जो थ्योरी है न्यू मार्क्सिज्म, इसने पूरा इसको मार्क्स की ये जो सोशल इनइक्वालिटी वाली थ्योरी थी ना, स्टेटस एंड पावर, उसको कनेक्ट कर दिया मार्क्स के ऑर्थोडॉक्स थॉट में। यानी कि जो उनका मानना था कि क्लास नहीं होनी चाहिए ये सब। और ये कैसे आया, देखो न्यू लेफ्ट थिंकिंग, जो लेफ्ट थिंकिंग है वो हम मानते हैं कि सोशलिस्ट जो थिंकर्स होते हैं उनकी होते हैं। और ये इसकी वजह क्या थी, क्योंकि जो
कम डेवलप कंट्रीज थी ना, वो ग्लोबलाइजेशन के बाद उनको पता चला कि हेजेमनी है। जैसे हम पढ़ते भी हैं कि बहुत बड़ी बड़ी, जैसे पहले यूएस हेजेमनी पढ़े थे एंड अगर हम कोल्ड वॉर से पहले पढ़े तो यूएस एंड यूएसएसआर काफी हेजेमनी स्टेट थे, तो उसके चलते काफी जो छोटी कंट्रीज थी उनको उनकी बात माननी पड़ती थी, ठीक है। तो ये तो आपकी सोवरेनिटी के अगेंस्ट है, तो इसलिए जो इनइक्वालिटीज एक्सपीरियंस की गई ना, तो उससे का तो उसके अगेंस्ट में आया ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिज्म की। देखिए ये इनफॉर्मल टर्म है जिसका मतलब होता है गैदरिंग ऑफ डिसिडेंट्स। अब देखिए डिसिडेंट क्या होता है। डिसिडेंट एक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन कह लो आप, जो कि अपोज करता है ऑफिशियल पॉलिसीज, स्पेशली जो अथॉरिटेरियन स्टेट होती है ना उसकी। इनका ये मानना था कि कुछ मार्क्स के फॉलोअर्स है ना, उन्होंने ऑर्थोडॉक्स कम्युनिस्ट या फिर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज को बहुत ही ज्यादा डिफेंड किया है। और ये वाला स्कूल जो फेलियर ऑफ वर्किंग क्लास रेवोल्यूशन है ना वेस्टर्न यूरोप में, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इन्होंने देखा कि एक तो यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में रेवोल्यूशन भी फेल हो गया है, ऊपर से नाजिज्म राइज कर रहे हैं। नाजिज्म क्या थी, टोटलिटेरियन पूरी स्टेट थी वो पूरी। और वो भी किस स्टेट में नाजिज्म राइज किया, जो कि इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली एंड कल्चरली बहुत ही एडवांस नेचर था, दैट इज जर्मनी। एंड फ्रैंकफर्ट जर्मनी में ही है। तो इन्होंने फाइंड आउट किया कि जो मार्क्स का जो थॉट था ना, जो उनकी इतनी थ्योरीज थी, वो एक्चुअल जो सोशल कंडीशन है ना उस पे फिट नहीं बैठती थी, मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं थी। और मार्क्स ने अपनी थ्योरीज ऐसे बनाई थी कि उन्होंने सिचुएशन नहीं देखी कि कैसे हो सकती है एंड जस्ट थ्योरी बना दी इनके हिसाब से। फिर बात कर लेते हैं हम कल्चर मार्क्सिज्म की। ये एक फॉर्म है मार्क्सिज्म की जो एनालाइज करता है रोल ऑफ मीडिया, आर्ट, थिएटर, फिल्म और कल्चरल इंस्टीट्यूशन की, ये सब क्या रोल प्ले करते हैं एक सोसाइटी में। देखिए हमें पता है कि जैसे हमें देखते हैं टीवी में, न्यूज़ देखते हैं, जैसे हम आर्ट देखते हैं, जैसे हम थिएटर, फिल्म ये सब देखते हैं, उसी के बेसिस पे हमारे थॉट्स डेवलप होते हैं, हमारी थोड़ी साइकोलॉजी चेंज होती है, हमें अवेयरनेस मिलती है एंड हमारा जो सोसाइटी को देखने का एक नज़रिया है ना, पूरा परसेप्शन चेंज होता है। तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके सोशल रिलेशंस पे। तो इन्होंने ये बोला कि इन सब का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी में, और इन्होंने एम्फेसिस डाला रेस और जेंडर पे इन एडिशन टू क्लास। यानी कि वो तो बोलते थे कि क्लास स्ट्रगल तो है, साथ के साथ रेसिस में स्ट्रगल भी है, जेंडर स्ट्रगल भी है। तो ये दो डायमेंशन इन्होंने ऐड करी। ये 1920s में बहुत ज़्यादा हाई नोट पे था एंड एक मॉडल था जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल ने भी यूज़ किया, बिकॉज फ्रैंकफर्ट स्कूल वालों का भी मैंने जस्ट पढ़ाया आपको कि ये मानना था कि उन्होंने सिर्फ मार्क्स ने सिर्फ लिमिटेड सेंस में ही अपनी थ्योरी बनाई है, उन्होंने बेसिक रियलिटीज को ज़्यादा देखा नहीं, जैसे कि जेंडर बोल लो आप, रेस बोल लो। फिर बात करते हैं एनालिटिकल मार्क्सिज्म की। तो देखिए एनालिटिकल मार्क्सिज्म क्या है, एक स्टाइल ऑफ थिंकिंग है। एनालिसिस का क्या होता है, एनालिसिस का होता है कि किसी भी चीज को हम सोचते हैं, फिर मतलब उस पे काउंटर थॉट्स या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, देन कुछ सिंथेसिस होती है, तो एनालिसिस करने के बाद ही होती है। 1980s में बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट था ये एंड मेनली से एसोसिएट किया जाता है सितंबर ग्रुप एकेडमिक से, क्योंकि ये जो लोग थे ये साल में 2 बार मीटिंग करते थे और डिस्कस करते थे कॉमन इंटरेस्ट अलग अलग जगह के इस पर्टिकुलर पीरियड में। अब बात कर लेते हैं मार्क्सिस्ट ह्यूमनिस्ट की। देखिए ये मार्क्सिज्म की एक ब्रांच है जो कि फोकस करती है मार्क्स की अर्ली राइटिंग्स पे, जब वो डायलेक्ट्रिकल आइडलिज्म वगैरह ये सारी चीजें लिखते थे। एंड स्पेशली इनका एम्फेसिस होता है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स पे, और जिसको हम बोलते हैं फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स भी, जिन्होंने 1844 में निकाली थी। इन्होंने एक्सपोज की जो थ्योरी ऑफ एलियनेशन है ना, एलियनेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है कि 4 फेजेस में होती है, तो आप उधर से रेफर कीजिए। इन्होंने बोला कि ये जो थ्योरी ऑफ एलिनेशन है ना, वो अपोज करती है उनके बाद का जो काम है उसको, और मोस्टली वो कंसर्न होती है स्ट्रक्चरल कंसेप्शन पे ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ठीक है। अब ये अपोज किया जाने लगा लुइस आल्थुसर के द्वारा, उनकी एंटी ह्यूमनिस्ट जो थ्योरी थी उसमें, हु जिन्होंने बोला कि ये जो है एक रिविजनिस्ट मूवमेंट है। अब रिविजनिस्ट मूवमेंट है, ये क्या है, देखिए मैंने सोशलिज्म में आपको पूरा एक दो पूरी स्लाइड आपको कवर कराई है रिविजनिस्ट में, तो आप वहां से रेफर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अब बात कर लेते हैं हम
पोस्ट मार्क्सिस्ट की। देखिए ये रिप्रेजेंट करते हैं थ्योरेटिकल वर्क ऑफ फिलोसोफर और सोशल थ्योरिस्ट जो कि बेस्ड है मार्क्स और मार्क्सिस्ट पे, लेकिन वो अपनी लिमिट्स को इतना एक्सीड कर जाते हैं कि ये मार्क्सिज्म को थोड़ा बाहर ही आ जाते हैं या फिर मार्क्सिज्म को अपनी थ्योरी से बाहर निकाल देते हैं। ये स्टार्ट तो मार्क्स के बेसिक टेनेट्स से, जो उनकी बेसिक टेनेट्स हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म, एलियनेशन, क्लास स्ट्रगल, सरप्लस वैल्यू, बेस स्ट्रक्चर, वहां से शुरू होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो मोड ऑफ प्रोडक्शन से अलग ही हो जाते हैं एंड एक दूसरी एनालिसिस में चले जाते हैं। मतलब ये क्लास के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं, जैसे जेंडर हो गया, इथेनिसिटी हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप यानी कि बिल्कुल अपोजिट जो रिफ्लेक्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, बिकॉज बेस पे आप कुछ और होते हैं, आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वगैरह कोई और, आपकी इकोनॉमी चला रहा है, एंड सुपर स्ट्रक्चर में कोई और दिख रहा है, तो ये उससे बेसिकली रिलेटेड है। अब बात कर लेते हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट की। देखिए फेमिनिस्ट जो थ्योरीज आई थी उसकी एक सब थ्योरी है ये, और उसका मेनली फोकस ये है कि कैपिटलिज्म को गिराना, डिसमेंटल करना, बिल्कुल हटाना, ताकि वुमेन लिबरेट हो सके। अब ये कैसे? क्योंकि इनका मानना है कि जो कैपिटलिज्म है वो सबको फ्रीडम देता है एंड इंडिविजुअलिटी देता है, ठीक है। अब उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो जाती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैसे? अगर जो मेल हैं वो अपने हिसाब से पूरा चला सकते हैं सिस्टम, एंड उस समय जैसे समझ लो, एंड अगर जो इन्वायरमेंट है वो भी पेट्रियार्किक है, तो वो अपने हिसाब से मोड ऑफ प्रोडक्शन वगैरह सब कंट्रोल करेंगे, एंड इस केस में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो जाएगी। देन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो जाएगी तो डिपेंडेंट हो जाएंगी वुमेन मेन पे, पॉलिटिकल कंफ्यूजन तो होगा ही होगा, साथ के साथ अनहेल्दी सोशल रिलेशनशिप्स होती हैं मेन एंड वुमेन में, और इससे क्या होता है? वुमेन ऑपरेशन। तो इनका मानना है कि एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आप फेमिनिज्म को सपोर्ट कर सकते हो, और वो है कि आप कैपिटलिज्म को बिल्कुल ही गिरा दो, ठीक है, और उसको रिप्लेस कर दो सोशलिज्म से। तो ये उसका एक सब थ्योरी है मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे मल्टीकल्चरलिज्म। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने पॉलिटिकल थ्योरी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन की भी वीडियोस बना रखी है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ शेयर करें ताकि सबके पास जाए ये नॉलेज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।